बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, इस वीक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट 10 ईयर रेजिडेंस अपडेट है, लेकिन उससे पहले एक कॉल की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीन, मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे ना 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे जनवरी में। ठीक है। तो मैं अपनी ILR जमा करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा वीज़ा 2023 में ख़त्म हो, तो मैंने पूछना था कि अगर मैं वीज़ा जमा करा दूँ तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए मुझे D1 करना पड़ेगा। जी। ठीक है। और अभी आप ये बता रहे थे कि 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी में कोई कानून चेंज हुआ सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं, दोबारा दोहराइएगा। कि ये 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी में कोई कानून चेंज हो गया। जी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल थैंक का। यू। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप अप्लाई करेंगे जनवरी में और जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकेंगे, और उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस आपके पासपोर्ट को और आपके बायोमेट्रिक कार्ड को वो रख लेती हैं, और जब तक वो डिसाइड नहीं करते आप फिर ट्रैवल नहीं कर सकते। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपको कौन सा इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा, जी हाँ, आपको B1 इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। 10 ईयर लॉ फॉर रेजिडेंस के ऊपर मैं अपडेट ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी चंद कॉल्स हैं, उनके बगैर को टाइम से कि उनकी तरफ चलते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये अपडेट शेयर करूँगा। हेलो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दो सवाल है मेरे। जी मैं जी, स्पेन पूछें। से बात कर रहा हूँ। जी जी। पहला सवाल यह है कि ब्रेग्जिट की डेट 31 दिसंबर से आगे हो गई है या नहीं, ठीक है। और नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है NIN वो मिल रहा है उधर ठीक है। स्पेन से अगर बंदा इंग्लैंड में आ जाए ठीक है। तो। दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं अकेला इधर आ जाऊँ, मेरी फैमिली के अगर अभी पेपर नहीं बने, जी जी। तो अगर मैं आगे इंश्योरेंस नंबर लेके बाद में 31 दिसंबर के बाद अगर फैमिली को ले जाऊं तो कोई मसला तो नहीं है कि फैमिली का भी पहले आना ज़रूरी है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि जो ब्रेक्सिट की जो डेडलाइन है वो चेंज नहीं हुई 31 दिसंबर 2020, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें, अगर आप एक EA नेशनल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन का पासपोर्ट है और आप यहाँ UK परमानेंटली रहना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप 31 दिसंबर से पहले UK एंटर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटर करेंगे एक दिन बाद 1 जनवरी, फिर आपको नए रूल्स पर एंट्री दी जाएगी और आपको वर्क परमिट पर वो वीज़ा देंगे, और आपको जो रिक्वायरमेंट्स एक नॉन EA नेशनल को मीट करनी पड़ती हैं, आपको वो पूरी करनी पड़ेंगी, और काफ़ी वो सख्त होगा। इसलिए अगर आप EA नेशनल हैं, मेक श्योर यू एंटर बिफोर 31 दिसंबर 2020। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप यहाँ एंटर हो जाते हैं और आप NI नंबर के लिए अप्लाई कर लेते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाद में एंटर हो सकते हैं या नहीं? जी हाँ, वो बाद में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाया। उन्होंने एक शर्त लगाई है कि आप यहाँ UK एज ए नेशनल एंटर हो जाते हैं 31 दिसंबर से पहले, और जो आपकी जो रिलेशनशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ या जो आपके बच्चे हैं, वो शुड हैव बीन इस्टेब्लिश होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले। सो आपकी शादी होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले। अगर आप बाद में शादी करती हैं, फिर ज़ाहिर बात है आपको इमिग्रेशन रूल्स पर उनको बुलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपकी शादी हो चुकी हुई है, आपके बच्चे भी हैं। अगर आप एंटर हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल, आप इनको नए साल में भी बुला सकते हैं, और इसमें कोई सख्ती नहीं होगी, सो लॉन्ग एज आपके पास प्री सेटल स्टेटस है और आप यहाँ काम कर रहे हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ UK में। जहाँ प्रॉब्लम आती है फैमिली मेम्बर्स में, वो है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप अपने कज़न को या अपने भाई को बुलाना चाहते हैं, डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020, उसके बाद आप नहीं बुला सकेंगे। इसलिए मेक श्योर करें एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन आप जल्दी से अभी सबमिट कर दें। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि NI नंबर आजकल इशू हो रहा है या नहीं, जी हाँ, हो रहा है। वो आजकल आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू पर,
और फिर आपको वो इशू कर देते हैं। कोरोना वायरस की वजह से कोई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि वो आपको ऑनलाइन ऑटोमेटिकली भी इशू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम सलाम। एजाज साहब, मेरा सवाल है, एक दो सवाल है, मुख्तसर से पूछूंगा। 2000 में इस कंट्री में आया, पहला वीजा मुझे लगा 2015 में। ठीक है। फिर यूरोपियन के साथ शादी करने के बाद में 2015 में, फिर 3 साल बाद तलाक हो गए, फिर मैंने अप्लाई रिटर्न ऑफ राइट्स होता है ना, जी जी, रिटर्न वो राइट्स। ठीक है। अप्लाई किया जी, वो मिल गया मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये सेटलमेंट अप्लाई किया, मुझे इंडेफिनेट मिल गया। ठीक है। उसके बाद मुझे इंडेफिनेट मिले हुए 1 साल हो गया। मुझे ये पूछना है कि क्या मैं इस साल में वो अपना ब्रिटिश वो पासपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश नेशनल लाइफ, ठीक वो है। अप्लाई कर सकता हूँ मैं? ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल एक आपसे ये है, आप यूके कब जी। एंटर हुए थे? 2000 में। 2000 में। इसका ये मतलब कि 2015 से पहले आप ओवरस्टेयर थे, करेक्ट? जी ठीक है, मैं समझ गया। और कोई सवाल आपका जी। है? और दूसरा सवाल ये है कि वो उसमें एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, अगर आप अपना बायोमेट्रिक भेजना नहीं चाहते तो उसमें रीजन लिखना होता है। वो रीजन क्या लिखना होता है वो बता सॉरी, दीजिए मैंने आप सुना मुझको। नहीं, जरा दोबारा दोहराइएगा उसको प्लीज। वो जो उसमें एक ऑप्शन होता है ना, आप साथ एप्लीकेशन के साथ अपना वो बायोमेट्रिक कार्ड लिए, जी जी। वो अगर नहीं भेजना चाहे मकसद, जब एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए जब भेज दें, तो उसमें क्या ऑप्शन, क्या रीजन लिखना पड़ता है उसमें? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, जहाँ बहुत तक बहुत आपका शुक्रिया। पहला सवाल है कि आप नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो आप कर सकते हैं कि आपको 1 साल हो गए आपको ILR मिले हुए, लेकिन जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है जो कहती है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए, वो मेरे ख्याल में आप उसको पूरा नहीं करते। और उसकी वजह ये है, आपने मुझे बताया कि आप 2000 में एंटर हुए और उस दौरान आप ओवरस्टेयर थे और 2015 में आपने यूरोपियन लड़की के साथ शादी की और आपको उन्होंने वीज़ा इशू किया। इसका ये मतलब कि तकरीबन 15 साल आप इलीगल थे। अब जिस दिन से आपको वीज़ा इशू हुआ है उस दिन से आपके जो 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस वो शुरू होते हैं। इसका ये मतलब कि आप अप्लाई करेंगे 2025 में और फिर ही जाके वो आपको नेशनलिटी देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं और आप अपना बायोमेट्रिक कार्ड साथ नहीं भेजना चाहते हैं, वहाँ आप क्या लिखें? उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में वो जब आपको वो नेशनलिटी इशू कर देते हैं, फिर वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें ये कार्ड वापस भेज दें, या कभी कभी वो आपको लिख देते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर दें फौरी तौर पर। सो अगर आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, हेलो, यो लाइव होने जी, फरमाइए। मुझे मैं ऑल की चाहिए गल कर रहा हूँ। जी जी, बात करें, मैं आप लाइव हो हेलो? रहे हैं। बोला जो मतलब वो दुआ कुछ से फोन। हेलो। सॉरी, बड़ा ही मेहरबानी होगी कि आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन तो पे। हम तुझे लाइव उड़िया मतलब दुए बंदे ने फोन थ्रू करी उड़िया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज़। हेलो। कामरान भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल यार थोड़ा सा पेचीदा हो गया। मान लो मुझे इसकी मालूमात नहीं थी, या बोलोगे यार पहले मालूम करना चाहिए था, फिर आपको यूज काबू करना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा आप ऊंचा तो बोले, मुझे मैंने आवाज़ नहीं आ शादी रही की आपकी। है ऑन वीडियो कॉल पे, और वो वहाँ पे नादरा में हमारे रजिस्टर्ड भी हो, लेकिन अब मुझे पता चला यहाँ पे जो है सॉरी गाइस, आई कांट वीडियो हियर कॉल प्रॉपर्ली। पे सॉरी। सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़। अच्छा कामरान भाई, मैंने शादी कर ली है पाकिस्तान में, ठीक है। और वो वीडियो कॉल पे कर ली है। ठीक है। और अब वो मुझे मालूम हुआ कि वीडियो कॉल पे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि वो रजिस्टर्ड भी हो गई है नादरा में। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब किस तरीके से मैं इसके उलझन को समझा सकता हूँ? ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस यार यही, मैं इसमें फंसा हूँ अभी तो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो है, मुबारकबाद आपको कि आपने शादी कर ली, कंग्रेचुलेशंस। और अब आप शादी के बाद उलझन में फंस गए, दैट्स वेरी सैड न्यूज़। लेकिन फ़िक्र मत करें कि बेस्ट चीज़ ये होगी, क्योंकि होम ऑफिस वीडियो मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती,
अगर आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ दोबारा शादी को रजिस्टर कर लें, फिर आप आसानी के साथ अपनी वाइफ को यहाँ यूके में स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो बेस्ट चीज़ यही है कि अब आप जाएं पाकिस्तान, ट्रैवल करें, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अपनी वाइफ के साथ, दोबारा शादी करें और फिर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए, और वो है 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस के ऊपर। और वो 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस वो है कि जिन लोगों ने यहाँ 10 साल लगातार लॉफुली यूके में गुजारे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आए 2010 में और आपको एक्सटेंशन मिलती रही और फिर आपने स्विच किया फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउस वीज़ा, और आपके 10 साल पूरे हो गए और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अंडर 276B ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। इस वीक इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट केस आया, वो है हक एंड अदर्स। उसके ऊपर बातचीत करने से पहले आपको थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं और हम शुरू करते हैं रूल्स के ऊपर। अब रूल्स ये कहते हैं कि जब आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पर अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ रहते हुए 10 साल होने चाहिए, और वो भी लॉफुली। यह है पार्ट 1 ऑफ द रूल कि आपने यहाँ 10 साल लॉफुली गुजारे हैं यूके में। उसके नीचे जाएं, दूसरा हिस्सा आता है कि जहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कोई इमिग्रेशन रूल्स को ब्रेक नहीं किया अनलेस, और यहाँ थोड़ी सी 2 एक्सेप्शंस आती हैं, अनलेस आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी 24 नवंबर 2016 से पहले और आपने 28 डेज से ज़्यादा यूके में ओवरस्टे नहीं किया, या आपने एप्लीकेशन सबमिट की 24 नवंबर 2016 के बाद और आपने 14 दिन से ओवरस्टे नहीं किया यूके में। सो इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आप, पहली चीज़ तो है आपको यहाँ हो गए 10 साल रहते हुए लगातार और आप यहाँ रहते रहे लॉफुली, आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं कमिट किया। उसके नीचे आता है कि एक्सेप्शंस हैं कि आपने या तो 28 दिन से ज़्यादा नहीं गुजारे, अगर आपने 2016 से पहले एप्लीकेशन सबमिट की थी और उसके बाद आपने सबमिट किए, आपने 14 दिन से ज़्यादा नहीं गुजारे। ये था लॉ। अब हम आते हैं 2 केसेस जो हक एंड अदर से पहले डिसाइड किए गए थे, और जो पहला केस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मासूम अहमद। ये डिसाइड हुआ था पिछले साल, और यहाँ जो मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल हिस्ट्री बताता जाऊँ, ये हुआ था कि ये एप्लीकेंट यहाँ यूके एंटर हुआ और उसने एक्सटेंशन अप्लाई की, और जब उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया 2-3 दिन दे जहाँ वो ओवरस्टेयर था, लेकिन जब भी वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता था होम ऑफिस उसको दे देती थी वीज़ा। जब उसका टाइम आया इनडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करने के लिए, होम ऑफिस ने उसका ILR का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने वजह ये दी कि अगर रूल्स को देखा जाए, पहली चीज़ तो है कि आपको यहाँ यूके रहते हुए 10 साल लगातार होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो एप्लीकेंट था मासूम अहमद, ये ओवरस्टेयर था, चाहे 2 दिन या 3 दिन, ये वो दूसरा जो एक्सेप्शन है जो नीचे आता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 28 दिन ओवरस्टेयर गुजारे हैं या 14 डेज, उसका ये फ़ायदा नहीं उठा सकता। मतलब अगर उसको देखा जाए कि अगर आप पार्ट 1 को मीट नहीं करते, आप पार्ट 2 पर नहीं जा सकते। उनकी ये आर्ग्यूमेंट थी, क्योंकि पार्ट 1 कहता है कि आपको 10 साल यहाँ रहते हुए लॉफुली होने चाहिए, और वो नहीं था क्योंकि उसने 2-3 दिन ओवरस्टेयर की जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता था। ये मैटर गया कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने होम ऑफिस की साइड की और कहा कि यह बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि उसने ओवरस्टे किया है, वो उस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और हैरत की ये बात थी कि जो होम ऑफिस अपने केस वर्कर्स को गाइडेंस देती है, एक डॉक्यूमेंट होती है जहां वो उनको बताती है कि किस तरह आपने केस को डिसाइड करना है, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा ओवरस्टे करता है, आप उस ओवरस्टे पीरियड को ओवरलुक कर दें, माफ़ कर दें, और एप्लीकेंट को फिर भी वीज़ा ग्रांट कर दें। एक तरफ गाइडेंस में ये लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट होम ऑफिस की साइड ले रहा है और कह रहा है कि नहीं, कि अगर कोई बंदे ने कोई भी दिन ओवरस्टे किया है, वो ILR उनको वीज़ा नहीं मिल सकता। नाज़रीन, इस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
नाजरीन कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन वेलकम बैक। जैसे मैं ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था, इन द केस ऑफ मासूम आमिद, कोर्ट्स ने कहा था कि अगर आप कोई भी पीरियड ओवरस्टे कर जाते हैं, चाहे होम ऑफिस आपको एक्सटेंशन ग्रांट करती जाती है, जब आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं, उस ओवरस्टे की वजह से आपको ILR नहीं मिलेगी। ये थी जजमेंट इन मासूम अहमद। अब जो पिछली वीक जजमेंट पास की गई है हक एंड अदर्स, यहाँ जजेस ने कहा है कि जो मासूम अहमद केस था वो गलत था, और अगर कोई शख्स अप्लाई करता है वीज़े के लिए और वो फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डेज़ ओवर स्टे कर जाता है, अगर होम ऑफिस उसको वीज़ा ग्रांट कर देती है एक्सटेंशन, जब वो ILR के लिए अप्लाई करता है उसको ग्रांट करना चाहिए। उसको उन्होंने कहा है कि बुक एंडेड पीरियड, मतलब कि होम ऑफिस ने उसको वेव कर दिया है और उसको ग्रांट कर दिया है, फिर एप्लीकेंट को ILR मिलना चाहिए। और जो मासूम अहमद केस था उसको गलत डिसाइड किया गया था, और उसकी वजह उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम मानते हैं कि रूल्स कहते हैं कि आपको यहाँ 10 साल रहते हुए लगातार होने चाहिए, यह है पार्ट 1 ऑफ द रूल। उसके नीचे आता है कि आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, आपने कोई ओवरस्टे नहीं की अनलेस आपने 14 डेज से ज़्यादा नहीं गुजारे या आपने 28 डेज से ज़्यादा नहीं गुजारे 2016 से पहले। इस केस हक व अदर्स जजेस ने ये कहा है, ये जो एक्सेप्शन है ये एक सेपरेट रूल नहीं है, इसको साथ आपको डिसाइड करना चाहिए फर्स्ट पार्ट के साथ, जो कहता है कि आपको यहाँ 10 साल लगातार रहते हुए होने चाहिए। इसको इकट्ठा डिसाइड करें, इसको सेपरेटली मत देखें। क्यों, जब मासूम अहमद का केस था, यहाँ होम ऑफिस की ये आर्गूमेंट थी कि अगर एक शख्स 2-3 दिन भी ओवरस्टे कर जाता है, उसने फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल जो है कि आपने यहाँ 10 साल UK में लॉफुली गुजारे हैं, आप उसको मीट नहीं करते। लेकिन इस केस में हक भी अदर्स जजेस ने ये कहा है कि ठीक है, अगर किसी ने यहाँ UK में नहीं भी गुजारे, जो एक्सेप्शन आती है इसको साथ डिसाइड करें इकट्ठा, और फिर जाके आप डिसाइड करें। सो ये गुड न्यूज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5-6 दिन ओवरस्टे किया था और आपको होम ऑफिस ने फिर भी वीज़ा इशू कर दिया एक्सटेंशन, अब आप ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, होम ऑफिस आपको पीनलाइज नहीं करेगी इस केस की वजह से, हक एंड अदर्स। लेकिन इस केस में थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई किया फॉर स्टूडेंट एक्सटेंशन, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और विदिन 14 डेज़ उन्होंने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सबमिट कर दी, FLRO या FLRFP, और वो 1 साल पेंडिंग रही वो एप्लीकेशन, और उसके बाद एप्लीकेंट ने स्विच कर लिया टू इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जजेस ने इस केस में कहा है कि जो एक और केस था जुनैद अहमद, वो सही है कि अगर आप एक ओवरस्टेयर हैं, चाहे आपका एप्लीकेशन 1 साल क्यों नहीं पेंडिंग रहता, आप ILR के हकदार नहीं होते। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ बैड न्यूज़। सो जो गुड न्यूज़ है वो है कि अगर कोई पीरियड आपने ओवरस्टे किया है और होम ऑफिस ने उसको ओवरलुक करके आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया है, जब आप अप्लाई करेंगे फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपको होम ऑफिस अब ग्रांट कर देगी। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेहदी बात कर रहा हूँ जी जी वेस्ट यॉर्कशायर से। जी जी मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हम 2010 में UK में एंट्री हुए थे एज अ वर्क परमिट पे, ठीक जो है। कि 5 साल का था, जी जी और उसके बाद हमारा 2015 से पहले हमारी जो कि है वर्क परमिट में थोड़ा इशू हो गए थे, जिसकी वजह से हमने ह्यूमन राइट्स में कर दिया था हमने, ठीक है जिसकी बेस पे हमें मिला था 1 साल की एक्सटेंशन। ठीक है वो हमारा वर्क परमिट खत्म हो गया था। उसके बाद हमारा केस चलता रहा। 1 साल के देने के बाद हमारा 2018 में हमारा फिर दोबारा आया, जिसमें 2 साल की पेंडिंग के बाद हमें 2.5 साल की एक्सटेंशन दी थी, जो ठीक कि है। हमारी नेक्स्ट ईयर मई में खत्म हुई। अच्छा, जो उनका डिसीजन में ये था कि आपके 120 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो आप लीव टू रिमेन के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक जो है। कि हमारे वो almost बच्चों की 10 बेस साल पर हो उन्हें आपको चुके वीज़ा हैं। दिया था या पार्टनर की बेस के ऊपर?
सॉरी, वो जो 120 मंथ्स का रूट पर उन्होंने आपको वीज़ा दिया है, वो बच्चों की बेस के ऊपर दिया था या पार्टनर की बेस के ऊपर या? फैमिली के छोटा बेटा है ठीक है, जो मैं कि समझ गया। 18 ठीक साल है, ठीक है। जो कि 18 साल का दिसंबर में हो जाएगा। जी, जी, मैं समझ गया। ठीक है। उसकी बेस पे दिया था, और आपका 2.5 सवाल? साल तक दफा में। जी, जी। तो और अब जो हमारा जो है वो खत्म होने वाला है मई में 2020 के। ठीक है, तो हमने ये पूछना था कि हमारा जो कि पहले 5 साल हमारा वो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या उन्होंने, क्योंकि हमारा एक दिन भी ओवरस्टे नहीं हुआ। ठीक ठीक है, ठीक और है। दूसरा सवाल ये है कि जो कि एज अ कोरोना वायरस की वजह से काफी इकल की वजह से जी, जी। ये भी में आया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, क्योंकि सुना है क्वेश्चन दी हुई है उन जी, जी। लोगों ने कि आप नहीं पे कर, अगर आपके पास नहीं ठीक है है, इतनी कि आप उन्हें पे करें, तो हमें पे कर सकते हैं कि वो नहीं कर सकते। ठीक और है। अगर हम अप्लाई करें इस मैं उसमें समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल 2020 का के जवाब। उसमें, तो बहुत हम शुक्रिया अपना आपको। एक्सटेंशन लीव टू रिमेन का अप्लाई करें या इंडेफिनेट का अप्लाई मैं करें? आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आप एंटर हुए 2010 में और आपको वीज़ा मिलता रहा 2015 तक। फिर आपने मुझे बताया है मेरे ख़्याल में कि 15 से लेके 18 में कोई प्रॉब्लम्स थी या कुछ हुआ था, 10 तो लेके 15 में या 15 तो लेके 18 में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और पेंडिंग रहा आपका एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको 18 में उन्होंने आपको वीज़ा दिया अंडर द 10 ईयर रूट। अब बेस्ट चीज़ ये होगी, लॉन्ग रेजिडेंस की बेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले पहली चीज़ तो आप ये करें कि अपनी होम ऑफिस से रिकॉर्ड मंगा लें। उसको कहते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। एक ऑनलाइन फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती और विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स होम ऑफिस आपको वो ईमेल कर देती है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके लीव में कोई ब्रेक हुई है या नहीं। पहली चीज़ तो ये करें। अब मेरे लिए मुश्किल है आपको बताना 100% इसमें ब्रेक हुई है या नहीं। जब आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाए, आप अपने कोई करीबी लिस्ट से मिल लें और फिर वो आपको एडवाइस कर सकता है। अगर उसमें ब्रेक नहीं हुई, जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आपको वो ग्रांट कर देंगे ILR। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप ILR एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें कोई वेवर आपको नहीं मिलता। अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, आपके लिए में ब्रेक हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर 2.5 ईयर एक्सटेंशन, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वेवर के लिए। आपको साबित करना होगा कि आप डेस्टिट्यूट हैं, और होम ऑफिस की जो मीनिंग है डेस्टिट्यूशन की, वो है कि आप अपने हर दिन के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर सकते या आपके पास मुनासिब रहाइश नहीं है। अगर आप ये दो चीज़ें, इन दोनों में एक चीज़ साबित कर सकते हैं, फिर होम ऑफिस आपको वेवर ग्रांट कर देगी और आजकल वो ग्रांट कर रही है। मैंने बेशुमार एप्लीकेशंस पाए हैं जिसमें क्लाइंट्स को फ़ायदा हुआ है इस एग्जेम्पशन की वजह से। अगेन बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवा लें होम ऑफिस से और एक सोलिसिटर को कंसल्ट कर लें और फिर ही वो आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Will सलाम। quickly tell my problem. मैंने 2016 में ILR के लिए अप्लाई किया था अंडर द हाईली स्किल्ड जो स्कीम थी उसके अंडर। ठीक है, What happened कि under section 325 and 322 they refused that application, ठीक है, and at that time I was a month or so of my 10 years in this country. Then I applied for LFR, FLR, FP, ठीक FP है, for my private life in here. right, In the meanwhile, I also get married to a British national, and now I have a child as well. okay, And I applied for a spouse visa, जिसको 2 दफा उन्होंने stupid reasons पे refuse किया था. अच्छा, Second time, we went to tribunal. ठीक है, और वहाँ पर, because maybe on the basis of my daughter, they says that they will reconsider their decision, and that was in July 2019. ठीक है, 28 Home Office से मुझे contact किया कि either I want to back my appeal from the tribunal or I would like my case to be reconsidered. अच्छा, My ILR application to be reconsidered, but because of my solicitor involvement, they agreed to let the tribunal go ahead and all reconsider my ILR as ठीक well. है, Now, after July
2019, they had to in 90 days to send back my BRP passport and things like that. It is over a year. They haven't that. Plus INR का जब भी हम उनको पूछते हैं, they don't reply for anything. Just keep on saying कि हम reconsider कर रहे हैं. So all they tell you is that it's pending. Approach किया है, हमने उनको court threats भी दिए हैं कि हम आपको higher court लेके जाएंगे, but nothing is working. I don't know what options I have. ठीक है. That's what I'm phoning. If you can please मैं guide समझ me. गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जहाँ तक आपका एप्लीकेशन है, आपने मुझे बताया कि वो पेंडिंग है और साल से ज़्यादा हो गया और होम ऑफिस आपको जवाब नहीं देती. अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं. एक तो आप अपने एमपी को इन्वॉल्व करें, उसको वो ज़रूर जवाब देंगे. दूसरा है कि आप एक फॉलो अप लेटर लिखवा लें अपने सोलिसिटर से, और उसका भी शायद कभी कभी वो जवाब नहीं देते और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये है, एंड विच आई वुड रिकमेंड, इज़ कि अगर होम ऑफिस 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको डिसीजन नहीं दे रही, दैन पोटेंशली आपको उनको कोर्ट करना चाहिए, एंड यू शुड थ्रेटन देम विद जुडिशियल रिव्यू कि अगर आप विदिन 28 डेज़ में हमें फ़ैसला नहीं देते, वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू इशू अ क्लेम फॉर जुडिशियल रिव्यू. और अगर उसके दौरान जब आप क्लेम इशू कर देते हैं और होम ऑफिस आपके केस को रिकन्सिडर कर देता है, आप बाद में उनसे कॉस्ट भी क्लेम कर सकते हैं. इसलिए अगेन बेस्ट चीज़ यही होगी, ये तीनों ऑप्शन लेके आप अपने कोई सोलिसिटर से डिस्कस कर लें कि विच ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर यू. बट इन माई ओपिनियन आई थिंक क्योंकि 1 साल हो गया है, आपको एक जुडिशियल रिव्यू क्लेम करना चाहिए होम ऑफिस के खिलाफ. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. Yes, hello. हेलो, यू लाइव ऑन है. Yes. हेलो, यू लाइव ऑन है. जी फरमाइए. Okay, can I say my question? Hello. हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ. जी फरमाइए. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. My question is regarding my. Yes, so I applied for my mother's visit visa. Okay. Applied for my mother's visit visa last year, 2019. Okay. She came to visit when my daughter was going through a transplant. Okay. So she was assisting me. Once after the 6 months were over, I still needed her help. Mm-hmm. So I applied for her to extend the visa based on human rights. Okay. So she was granted leave outside the rules for 1 year. Right. Now that is coming to end in March. However, I want to further extend the visa because my situation requires that I'm a single parent and I need her support, and because of the pandemic and I understand. my still not so in a good health right now. I understand. So I just was wondering what application form can I do, on which grounds to apply, and should I need to apply for a fee waiver or should I need to pay? Which is going to will it affect my application if I apply for a fee waiver? Because I just need some advice on that. Okay. Thank you very much for your call. Regarding your first question, if you apply for a fee waiver, will that have an adverse impact on your mum's application? No, that's got to do with your financial circumstances and your mother's. If you guys do not have the means to pay for the application, then the Home Office will grant you a waiver. That will not affect your mother's application in any negative way whatsoever. That's the first thing. The second question that you've asked is what form should she use? Again, that depends under what leave, what category of leave that she was granted. Was it human rights outside the immigration rules, potentially form DL, potentially form FLRFB, potentially form HRO? It really does depend on that. The third question that you asked is what should you include, on what basis you should make this application? I think this will depend on your circumstances and of your mother's. Again, explain to them as in much detail as possible the reason that she was granted leave previously, how your circumstances are at this present time, as you've informed me that your child is still ill and that you really need her help. Explain all of that, and I'm hopeful that they will grant your mother further leave to remain in the UK. What you might want to also include with this application is documentary evidence from a doctor or a consultant that is treating your son in support of your mother's application. I think that would be really beneficial. Again, best thing would be, before making any application, just consult a solicitor, because things can get a bit messy if you get something wrong. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरा एक छोटा सा सवाल है. जी जी. 3 साल पहले हम इंडेफिनेट मिले हैं.
ठीक है ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਣਾ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ 2017 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੀ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇ ਸਨ 2 ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਿਆ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ? 2011 ਚ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। 2 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 3 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੀ एज कितनी है? मेरी तकरीबन 50 साल है। 50 साल है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। अगेन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं फॉर योर इमिग्रेशन मैटर, आप मुझे मिल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने एक सवाल पूछा था कि वो कब नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनको पहला वीज़ा ग्रांट किया गया था 2011 में और ILR उनको इशू की गई थी 2017 में। इसका ये मतलब कि उनको नेशनलिटी इशू की जाएगी 2021 में। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी कि 1 साल आप वेट करें और जैसे ही आपके 10 साल पूरे हो जाएं फर्स्ट वीज़ा मिलने से, फिर जाके आप अप्लाई करें नेशनलिटी के लिए। अगर आप पहले अप्लाई करेंगे वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे और आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, आपको, आपकी टीम को, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कामरान साहब, मैं जानना भी चाहता हूँ, मैं इस मुल्क 13 दिसंबर 2013 को आया था, सॉरी 26 दिसंबर 2013 को आया था। ठीक है। और 14 अगस्त 2014 में मेरे को ह्यूमन राइट आर्टिकल 8 के ऊपर वीजा ग्रांट हुआ था 10 इयर्स का, ठीक है, 2.5 इयर्स की बेसिस पर। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब भी मेरे 10 साल मुकम्मल होंगे तो क्या इस मुल्क में जब मैं लॉफुली एंटर हुआ था, मींस ऑन टूरिस्ट वीजा, वो डेट, उस डेट से काउंट होगा मेरा टाइम, या मेरे को जिस दिन उन्होंने मेरे को वीजा ग्रांट किया है आर्टिकल 8 के ऊपर 14 अगस्त 2014 से काउंट होगा, या 26 दिसंबर से काउंट होगा? ठीक है। 2013 जब उन्होंने आपको ग्रांट किया था 2014 में, वो किस बेस पर उन्होंने ग्रांट किया था? एज ए सिंगल एप्लीकेंट या रिलेशनशिप बेस के ऊपर या बच्चे की बेस के ऊपर? मेरे बच्चों की बेस के, बच्चों के बेस ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपके 10 साल शुरू होंगे जिस दिन से उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट किया है, 14 अगस्त 2014। इसका ये मतलब कि 2024 में आपको वो इशू करेंगे ILR और उसके 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल वाइफ ब्रिटिश हैं ऑलरेडी एट दैट टाइम, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन है। कल मुझे 2018 को मुझे 2.5 साल का वीजा मिला था। ठीक है। तो मेरी जो वाइफ है उसे लर्निंग डिसेबल्ड है। जी जी। और मेरी एक बेटी भी है जो वो मेरे पास नहीं है, वो फास्टिंग में है। ठीक है। मैं हर 6 वीक बाद मिलने जाता हूँ। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अगले साल में वीजा खत्म होना है तो क्या मैं 2.5 साल से 5 साल पे जा सकता हूँ? अच्छा, तो आपको 10 ईयर ऊपर वीजा इशू किया गया था 2018 में? हाँ, 2018 को मुझे मिला था 2.5 साल 10 ईयर रूट के ऊपर। 10 ईयर के ऊपर। ठीक है। और जो आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है? हाँ जी, वो ब्रिटिश है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उससे, और उसी की बेस पे मेरी बेटी भी हो गई थी। ठीक है, मैं समझ गया। जब और आपकी जो वाइफ है उनको मिलता है फॉर एग्जांपल PIP अलाउंस या डिसेबिलिटी अलाउंस या नहीं? हाँ जी, मिलता है उनको उससे वो। और दूसरा बेनिफिट है वो कौन सा? PIP मिलता है उनको, वो जो ESA वगैरह। नहीं, ESA को छोड़ दें, PIP उनको मिलता है या डिसेबिलिटी अलाउंस?
हाँ जी, डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है उससे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आप स्विच कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे अभी, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस को आपको स्विच किया जाए टू द 5 ईयर रूट, क्योंकि आपकी वाइफ को मिलता है क्या कहते हैं डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस। आपको इनकम रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दी जाएगी और आपको वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको यही साबित करना होगा कि आप अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं और आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं इन अ जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप। बेस्ट चीज़ ये होगी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपने सॉलिसिटर को मिल लें और फिर वो आपको तफसील में गाइड कर सकेगा इसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब, मैंने अपने दामाद को बुलाना है पाकिस्तान से। ठीक है। लास्ट ईयर मेरी बेटी की शादी हुई थी। जी जी। तो वो सारे पता करना, अभी वो जॉब कर रही है, उसकी तकरीबन 4 पे स्लिप। ठीक है। उसके लिए दामाद के लिए और रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जरा ये भी प्लीज बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेनली अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस के ऊपर अपने दामाद को बुलाना चाहते हैं, आपकी जो बेटी है उसको साबित करना होगा कि वो 18,600 कमा रही है। उसके लिए उसके पास होने चाहिए 6 मंथ पे स्लिप्स, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स, एन एम्प्लॉयर लेटर और उसके साथ साथ प्रूफ कि ये जो रिलेशनशिप है ये जेन्युइन और सब्सिस्टिंग है। जो आपके दामाद हैं पाकिस्तान में, उनको पास करना होगा A1 इंग्लिश टेस्ट और उनके पास होना चाहिए TB सर्टिफिकेट। अगर ये सारी चीज़ें पूरी हों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आपके दामाद को वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Hello. Hello, you're live on air. Hi. How are you? You all right? I'm very well, thank you. Very well. Yeah. Okay. I came to the UK in 2017 on a spouse visa. My wife is British. Sorry, slow Two kids down. as well. Sorry. You came in the UK when? 2017. Okay. And my wife British, and both my kids are born here in the UK. They're Right. British citizens. Right. And I just applied for my renewal extension of spouse visa in May. Okay. And got my biometrics appointment in September. Right. And I've given them the biometrics, but I'm just waiting for my decision to come. Now, the thing is that I might be losing my job because Right. I've given my pay slips. And the decision has not come up for my extension of my BRP. So I might be losing my job very soon, in a week or two. Would this affect my application? Okay, I understand. Thank you very much for your call. First things first, no, you don't need to panic because at the time of submitting the application, you met the income requirement. The Home Office's decision will be based on that evidence that you submitted at the time. Secondly, the Home Office has released a coronavirus concession whereby anyone that was earning 18,600 prior to the pandemic, which is March 2020, they will consider your financial circumstances based on that. So if you were earning 18,600 prior to March 2020, you're fine. And anyone that's applying from now until January 2021, they can make use of this concession provided that they were earning 18,600 before March 2020. नाज़रीन, ये सवाल मुझे पूछा गया है कि ये जो कॉलर ने मुझे बताया कि इन्होंने अप्लाई किया अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पाउस और अभी ये नहीं कमा रहे 18,600 या इनकी जॉब लूज़ हो जाएगी, इनके एप्लीकेशन को अफेक्ट होगा या नहीं। मैंने इनको समझाया नहीं होगा क्योंकि होम ऑफिस ने एक कंसेशन निकाली थी कि जो लोग 18,600 कमा रहे थे बिफोर मार्च 2020, बिफोर लॉकडाउन, होम ऑफिस उसके ऊपर बेस करेगी अपनी डिसीजन। और ये जो कंसेशन है ये उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो अभी आज से लेके जनवरी 2021 तक अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ आपका एक्सटेंशन ड्यू है और आप 18,600 अभी नहीं कमा रहे क्योंकि आपने आपकी जॉब लूज़ कर ली है, अगर आप काम कर रहे थे बिफोर मार्च 2020 और आपके पास उससे पहले 6 माह की पे स्लिप्स हैं जहां वो साबित करती है कि आप 18,600 कमा रहे थे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और होम ऑफिस आपको वीज़ा एक्सटेंशन ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हेलो, अरे मैं साडी नूं ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
डिसेबल लड़का मेरा और बुलाई सी उनसे उन्हीं पर जेड़ा पासपोर्ट होता जिसदा 3 साल वर्क परमिट का हाँ जी हाँ जी, ते वो किन्ने घंटे काम कर फिर 2.5 साल बाद उन्हें अप्लाई करना ते 3 साल बाद करना। ठीक है ओके किहड़े वीजे ते आई सी वर्क परमिट ते हाँ वर्क परमिट उन्होंने दिता वो लड़का था डिसेबल आ हाँ जी इतने अप्लाई किया कि उन्होंने शादी करके इंडिया शादी करके आया सी अच्छा उन्हें पूरा पासपोर्ट दिता 3 साल वर्क परमिट का दिता ठीक ठीक है और किहदे वास्ते काम कर रही है वो लड़का मेरा जो डिसेबल आ हाँ जी ब्रेन हेमरेज हो गई हाँ जी लेकिन काम किहदे वास्ते कर रही है फिर एम्प्लॉयर कौन है ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ 6 ਦਿਨ ਕਰਦੀ 6 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ ਮਗਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ ਪਰਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18,600 ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗਾ बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा वीज़ा एज असाइलम सीकर ग्रांट हुआ था 2016 में ठीक है और है वो 2021 वीज़ा ठीक है मुझे मेरे इंडिपेंडेंट एक बच्चा है जो 7 ईयर ओल्ड का इस अगस्त में हुआ है मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जब 21 में एप्लीकेशन करूंगी तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा और क्या मैं अपने बेटे के लिए अभी पासपोर्ट एप्लीकेशन दे सकती हूँ बेटा आपका यहाँ पैदा हुआ था जी जी यहाँ पे पैदा हुआ आप पाकिस्तानी नेशनल है जी जी मैं पाकिस्तानी हूँ ठीक है मैं समझ गया बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जहाँ तक आपका पहला सवाल है 2021 में आपको वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट करेंगे जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपका बच्चा भी आपने मुझे बताया यूके में पैदा हुआ था अभी 7 साल का है अगर आप उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हैं या नहीं जी नहीं जब आपका बच्चा 10 साल का होगा फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकती हैं उसके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए लेकिन मेरे ख्याल में जब आप अप्लाई करेंगी अगले साल इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए उस टाइम आपके बेटे को भी वो ग्रांट कर देंगे ILR इन द सेम लाइन और उसके बाद आप उसका अप्लाई कर सकेंगी ब्रिटिश पासपोर्ट और उससे ये फ़ायदा होगा आपके बेटे को जल्दी से मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट बल्कि बजाय वो 3 साल वेट करे जब उसकी 10 साल की सालगिरह होती है बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ हेलो 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 जी आप लाइव होने रहे हैं जी फरमाइए हेलो हेलो ये लाइव होने जी फरमाइए कमल साहब जी जी बात कर रहा हूँ जी फरमाइए सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी मेरा वाइफ का और 2 बेटे हैं मेरे हाँ जी फ्री वीजा है अभी कौन से वीजे पर आए हैं 10 साल के बाद फ्री वेवर सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही दोबारा दोहराइएगा कौन से वीजे पर आए हैं उनको वीजा है अभी 30 मंथ का ठीक है फ्री वेवर फ्री वेवर ओके फ्री मूवमेंट का ठीक है या अभी मेरी फाइल रखनी बाकी है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ अभी आपकी क्या बाकी है मेरा एप्लीकेशन बाकी है अभी आपके पास कौन सा पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट ठीक है और आपके बेटे को उन्होंने वीजा ग्रांट कर दिया करेक्ट यूके का तीनों का मेरे वाइफ 2 बच्चे मेरे हाँ जी
तीनों को वो उसमें वीज़ा दे दिया। आपके वाइफ के पास कौन सा वीज़ा है? मेरे पास जो वीज़ा, मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट था पहले, फिर मेरा वो पूरा पंगा हो गया वो लोगों से। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइन थोड़ी सी ख़राब थी और मुझे सही सुनाया नहीं जा रहा। अगर आप मुझे शो के बाद फ़ोन कर रहे हैं डायरेक्टली मेरे मोबाइल के ऊपर, मैं आपको फिर डिटेल में इसके बारे में एडवाइस दे सकूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ अगर आप इसको लाइक करें, फॉलो करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और अगर आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ मेरा नाम डालें कामरान एजाज़, KAMRAN सरनेम एजाज़, और वहाँ भी मुझे आप फॉलो करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।